देखें सर एडजॉइंट है क्या, मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या, कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। कोई एक मैट्रिक्स दिया है, कोई एक मैट्रिक्स दिया है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। कोई एक मैट्रिक्स दिया है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आप निकालेंगे सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स, इस सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल दें। कोफैक्टर निकालने का तरीका हमने पहली एक्सरसाइज में सीख ही लिया था, अभी यहाँ एक सवाल लेंगे उससे भी समझेंगे। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो। इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हो सबके कोफैक्टर निकालो। A11 का कोफैक्टर क्या आएगा C11, इसका क्या आएगा C12, इसका C13, इसका कोफैक्टर C21, इसका कोफैक्टर C22, यहाँ का निकलेगा C23, ये निकलेगा C31, C32, ये निकलेगा C33। यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट निकालना है तो उससे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए, फिर एडजॉइंट निकलता है। देखो इधर जो भी मैट्रिक्स दिया है उन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल करके हमने एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट को ऐसे लिखते हैं ADJ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ऐसे पढ़ेंगे एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ऑफ ए। यानी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला, वो क्या होता है CIJ का ट्रांसपोज। ये एक्चुअल में है क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है ये। यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको सिंपल जनरल फॉर्म में लिखें तो वो AIJ करके लिख लेंगे, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, मैंने 3/3 ले लिया। और कोफैक्टर मैट्रिक्स को मान लो मैं इस तरह से मान के चल रहा हूँ CIJ। AIJ क्या है, मेन मैट्रिक्स ए वाला, और इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को हमने CIJ मान लिया। तो ये क्या है CIJ का ट्रांसपोज। एडजॉइंट एक्चुअल में है क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज ले लो, क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा इसका ट्रांसपोज ले लो, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, C11 C12 C13। ये क्या है C21 C22 C23, ये क्या है C31 C32 C33, ये आ गया। यानी जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले निकालो कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके लिए कोफैक्टर सॉल्व करेंगे, उनको रख देंगे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर इसका यहाँ सारे लिख दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स बनता है उसी को एडजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखें इधर एक्सरसाइज में आ जाए। वर्कशीट 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया है, A बराबर 1 2 3 4 2x2 ऑर्डर का है, बिल्कुल सिंपल। कितने एलिमेंट है इसमें, 4। कोफैक्टर भाई कितने निकलेंगे, 4। हर एलिमेंट का कोफैक्टर को C से लिखते हैं। इसका जो कोफैक्टर होगा उसको C11 लिखते हैं, इसका जो कोफैक्टर होगा उसको C12 लिखते हैं, इसका जो कोफैक्टर होगा उसको C21 लिखते हैं, इस वाले को C22 लिखते हैं। अब एक और चीज़ सुनो, इनको जोड़ने पर अगर ऑड नंबर आता है तो आगे एक माइनस लगा लेते हैं, हमने कोफैक्टर में सीखा ही था। तो 1 और 1 2 ये तो इवन है, 1 और 2 3 ऑड है तो एक माइनस लगा लो, 2 और 1 3 ऑड है तो एक माइनस लगा लो, 2 और 2 4 इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, पहली रो डिलीट करनी है और पहला कॉलम डिलीट करना है। जो एलिमेंट बचेंगे उनका डिटरमिनेंट वैल्यू लेना है, एक ही एलिमेंट बचेगा तो वही हो जाएगा। 1 2 पहली रो डिलीट करो, दूसरा कॉलम डिलीट करो, कितना आएगा, 3 आएगा। 2 1 दूसरी रो डिलीट करो, पहला कॉलम डिलीट करो, 2 आएगा। C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम उठाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमने क्या निकाल दिए, सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना था, 4। अब यहाँ पर क्या होता है, A12 इसका कितना है, -3, ये कितना है, -2, ये कितना है, 1। ये सारे कोफैक्टर लिख लिए एलिमेंट के हिसाब से। इस एलिमेंट को A11 बोलते हैं, इसका कोफैक्टर C11 होगा। इसको A12 लिखते हैं, इसका कोफैक्टर C12 ही तो होगा। और इसको A21 लिखते हैं तो इसका कोफैक्टर C21 होगा। और इसको A22 बोलेंगे तो इसका कोफैक्टर C22 होगा। अब एडजॉइंट कैसे लेना है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। एडजॉइंट कैसे लेना है, एडजॉइंट ऑफ A बराबर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे,
4 - 3 - 2 1, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट फाइनली क्या निकल के आएगा, ये 4 - 3 जो रो में है उसको कॉलम में लिख दूँ, और ये जो रो में है इसको कॉलम में लिख दूँ। यही आ गया फाइनली हमारा आंसर। एडजॉइंट निकल के आ चुका है, ये आ गया आपका एडजॉइंट। तो एक चीज़ और लिखें, 2x2 ऑर्डर में एक शॉर्टकट और है, वो ट्रिक क्या है, वो लॉजिक क्या है, वो देखो। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इन दोनों में क्या हो रहा है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 और 4, सुनना ध्यान से, ये जो डायगोनल एलिमेंट है 1 और 4 वो हो गए इंटरचेंज 4 और 1। जहाँ 1 था वहाँ 4 आ गया, और जहाँ 4 है वहाँ 1 आ गया। डायगोनल वाले क्या हो गए, इंटरचेंज। और जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, जो ऑफ डायगोनल है, OFF, जो ऑफ डायगोनल है, जो नॉन डायगोनल है, उन एलिमेंट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। अगर पॉजिटिव है तो बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 2 है तो माइनस का बनेगा, और प्लस का है तो माइनस का बनेगा। अगर माइनस होता तो प्लस बनता, मतलब साइन चेंज करना है। इन दोनों को चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखना है, तो क्या लॉजिक है, इनको इंटरचेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो। 1 और 4 का क्या बनेगा, 4 और 1, और इनका क्या हो जाएगा, साइन चेंज, ये बन जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगर 2x2 ऑर्डर है तो डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप 3x3 का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, जल्दी से नोट कर लेना। फर्स्ट का सेकेंड वा पार्ट, ए बराबर मान लिया कितना है, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। देखो इसमें क्या होगा, इसका हमें एडजॉइंट सॉल्व करना है। कितने एलिमेंट है, 9। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे 9 कोफैक्टर सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो कैसे, सारे 9 कोफैक्टर क्या निकलेंगे, C11 C12 C13 C21 C22, फिर क्या निकलेगा, C23 C31 C32 और C33। आप देखो जिनको जोड़ने पर ऑड नंबर बने उनके आगे माइनस लगा लो। 1 और 1 2 ये तो इवन है, 1 और 2 3 ऑड बनना, जहाँ जहाँ ऑड बनेगा वहाँ माइनस लगा लो। एक यहाँ -2 और 1 3 ऑड बनेगा, माइनस लगा लो। एक यहाँ माइनस लगेगा कि यहाँ माइनस लगेगा। अब C11 कैसे निकलता है, 3x3 में कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों से नहीं आता वो आप ध्यान लगाएं। पहली रो को डिलीट करो, पहले कॉलम को डिलीट करो, जितने एलिमेंट बचे हैं उसी ऑर्डर में डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, यानी इसका इंटू यहाँ माइनस इसका इंटू यहाँ, या फिर आप पहले इसको उतार लिया करो और सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में। पहली रो को डिलीट कर दिया, पहले कॉलम को, जो बचा है उसको उतारो। अब 3 × 1 3 -5 × 0 0, 3 में से 0 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। या तो आप इस तरह से लिख के सॉल्व कर लें या डायरेक्ट सॉल्व करते जाएं। C12 पहली रो हटेगी, दूसरा कॉलम हटेगा, 2 1 जा 2 -5 2 जा 10, माइनस का 10 आएगा तो प्लस बनेगा, कितना बनेगा, माइनस का 12 बनेगा। अब देखो C13 पहली रो उठाओ, दूसरा कॉलम उठाओ, 2 का इंटू करेंगे 0, -3 2 जा 6, प्लस का बन जाएगा। अब ये देखो 2 1 दूसरी रो उठाओ, पहला कॉलम उठाओ, तो -1 -0, कितना बनेगा 1। C22 दूसरी रो उठाओ, दूसरा कॉलम उठाओ, तो क्या बनेगा 1 + 4, 1 माइनस लगेगा। अब 2 का इंटू -2 में करोगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो वो मैं डायरेक्ट बोल रहा था +4, ठीक है, 5 बन जाएगा। दूसरी रो हटाओ, तीसरा कॉलम हटाओ, तो क्या बनेगा 0 और ये -2, क्या बनेगा +2। 3 1 तीसरी रो हटाओ, पहला कॉलम हटाओ, -5 -6, कितना बनेगा -11। C32 तीसरा रो हटाओ, दूसरा कॉलम हटाओ, 5 -4 -1 बनेगा। 3 3 तीसरी रो हटाओ, तीसरा कॉलम हटाओ, 3 + 2 5 बनेगा। अब क्या है, सारे कोफैक्टर आ गए। अब आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। आप डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, देखो C11 क्या है 3, ये C12 कितना है -12 और ये कितना है 6। C21 1 5 2 1 5 2 -11 -1 5, ये आया है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लिख दो, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो। 3 -12 6, ये 1 5 2 -11 -1 5, यही आ गया आपका एडजॉइंट।
तो एडजॉइंट निकालना समझ लिया। अब एडजॉइंट की 5 प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। देखें इधर, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ना लिख के डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? ए C11 था 3 और C12 C13, तो C11 C12 C13 ऐसे लिख रहा है ना रो वाइज, आप डायरेक्ट इन्हें कॉलम वाइज उतार दिया करो। जो भी कोफैक्टर निकले उनको कॉलम वाइज लिख दिया करो। अगर आपने सारे कोफैक्टर रो के हिसाब से सॉल्व किए हैं तो एडजॉइंट में कॉलम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा -12, कॉलम वाइज लिखो। अगर ये रो के हिसाब से निकाले हैं तो उधर कॉलम के हिसाब से लिखो, अगर इधर कॉलम के हिसाब से निकालते तो इधर रो के हिसाब से लिखते, ठीक है। नोट कर लें। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी देखें, इसकी टोटल 5 प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट में इंटू कर लें, अगर किसी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट में इंटू करें या फिर हम एडजॉइंट का उस मैट्रिक्स में इंटू करें, हमेशा डिटरमिनेंट A इंटू आई के बराबर आता है। प्रॉपर्टी 1 ये है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टी हैं, सबको लिखते जाएं, फिर मैं एक एक करके इन सारे प्रूफ भी आपको समझा दूंगा। ए का इंटू एडजॉइंट में करो या एडजॉइंट का इंटू ए में करो, हमेशा क्या आता है? डिटरमिनेंट A इंटू आई आता है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी 2, दूसरा क्या है? एडजॉइंट A की बराबर एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट A की पावर में n-1 आता है, और n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर। और जो A है, A हमारा कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। A जितनी भी प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूँ उन सभी में A कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। A कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट A की पावर n-1। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट A है और एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। अब देखो पॉइंट नंबर 3, अगर मान लो एडजॉइंट के अंदर भी एडजॉइंट आ जाए, एडजॉइंट अंदर भी एडजॉइंट ऑफ A, तो ये वैल्यू बनती है डिटरमिनेंट A की पावर में n-1 का स्क्वायर। आप सिंपली ऐसे ध्यान रखें, अगर एक एडजॉइंट है तो डिटरमिनेंट A की पावर में n-1 आएगा, अगर 2 एडजॉइंट हैं तो डिटरमिनेंट A की पावर में n-1 का स्क्वायर आएगा। अब देखें नेक्स्ट 4th पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज। देखें तब आपने किसी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज निकाला या फिर उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकालो, बराबर आएगा। देखें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये है रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट। कौन सा लॉ? रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट। रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट ये क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू रिवर्सल लॉ। एक रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज था, एक रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट है, एक और रिवर्सल लॉ आएगा इनवर्स का। 3 रिवर्सल लॉ हैं। क्या होगा? पहले बी का एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखें एडजॉइंट ऑफ बी, फिर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये है रिवर्सल लॉ। अगर मान लो 3 आ जाए यहाँ पर ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों के मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट बराबर क्या आएगा? एडजॉइंट सी का इंटू एडजॉइंट बी फिर एडजॉइंट ए, ठीक है। अब चलो एक पॉइंट नंबर 6 और मैं आपको बता देता हूँ। अगर ए सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक आता है। एडजॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक। आप देखो अगर ए डायगोनल है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, तब एडजॉइंट ए भी डायगोनल आएगा। एडजॉइंट ए इज ऑल्सो डायगोनल। ये 6 पॉइंट ध्यान रखें, 6वां तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक आएगा, ए डायगोनल है तो एडजॉइंट भी डायगोनल आएगा, ठीक है। बाकी के 5 प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब मैं इनके प्रूफ समझा देता हूँ जिससे और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाएगी। और प्रूफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में भी नहीं आते हैं अक्सर, पर फिर भी आप समझ लें किस तरह से है, आपको याद बनी रहेंगी। इसी वाली एक प्रॉपर्टी की हेल्प से सारी प्रॉपर्टी बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारे। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है।
देखो इधर प्रॉपर्टी 1, ए का इंटू एडजॉइंट में कर लें या एडजॉइंट का इंटू ए में कर लें, क्या आता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है ए, कोई मैट्रिक्स ए दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहाँ पर A31, A32, A33, ये कोई मैट्रिक्स दिया है। कोई मैट्रिक्स दिया है ए और हमने इस मैट्रिक्स का निकाला एडजॉइंट। कोई मैट्रिक्स दिया है ए, हमने उसका क्या निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल दिया। एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऐसे निकलता है कि हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो हम पहले से सीख चुके हैं एडजॉइंट निकालना। इसका कोफैक्टर क्या आएगा C11, इसका कोफैक्टर आएगा C12, इसका कोफैक्टर आएगा C13। इसी प्रकार इन सबके कोफैक्टर लिखेंगे, क्या बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, और फिर हमें उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। यानी इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 का C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। यानी आप इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होता है। इसका ट्रांसपोज जो आएगा वही क्या होता है, एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा उसका ट्रांसपोज, C11, C12, C13। जो कोफैक्टर रो में लिखे थे उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, C21, C22, C23 और ये C31, C32, C33 ये बना दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ए का इंटू एडजॉइंट में करना है, ए का इंटू एडजॉइंट में करो, कितना आएगा वो देखो। ए कितना है हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और ए का इंटू किस में करना है, एडजॉइंट में। एडजॉइंट कितना है देखो इधर, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो बाई कॉलम। यहाँ से रो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, A11 का इंटू इधर होगा A11 C11 प्लस इसका इंटू इधर होगा A12 C21 प्लस 12 है यहाँ पर 1213। एक मिनट, ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पर, ट्रांसपोज गलत लिख दिया। अब देखो एडजॉइंट की वैल्यू रखूँ, एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रो, यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉलम। जब हम इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, A11 का इंटू C11 में होगा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। इसका इंटू करेंगे A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस ये बनेगा A13 C23। अब देखो इसका इंटू करेंगे A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33, ये बन गया। देखें अभी हमने इस रो का इंटू इस कॉलम में किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो कि आपसे आता है, नॉर्मल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। इस रो का इंटू यहाँ किया, इस रो का इंटू इस कॉलम में किया, इस रो का इंटू अगले कॉलम में किया। अब आप इधर आ जाओ, इसका इंटू यहाँ करो तो क्या बनेगा, A21 का इंटू इधर होगा A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13। अब देखो इसका इंटू इधर करोगे तो क्या बनेगा, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। अब देखें इसका इंटू अगले में करेंगे A21 C31 प्लस इधर कितना है A22 C32, A23 का इंटू इधर होगा और C33। अब इसी प्रकार हमें इस वाले रो का इंटू इस कॉलम में करना है, इस रो का इंटू अगले कॉलम में करना है, इस रो का इंटू अगले कॉलम में करना है। तो इसका इंटू इधर करेंगे कितना बनेगा, A31 C11 प्लस A32 C12 प्लस, वो पूरा लिख दिया है, ज़रूरी नहीं है, वो पहली वाली रो से ही समझ जाओगे कैसे रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसका इंटू इधर होगा तो क्या बनेगा, A31 C21 A32 C22 A33
C23। अब इसका इंटू उधर करेंगे A31 C31। अब इसका इंटू करो A32 C32, इसका इंटू करो A33 C33, इतना मिल जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है उसको और समझ लें। कपड़ा कहाँ गया, ये रहा, देखें इधर। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी वो और देखो। ए का इंटू एडजॉइंट में किया था ना, ए का इंटू किस में किया था, एडजॉइंट ए में। देखो इधर ये लिखा क्या है, पहले थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो, इसको थोड़ा घूरिए। ये क्या है A11 ये एलिमेंट, और A11 में किसका इंटू हुआ है, C11 का। ये क्या है A12 में किसका इंटू है, C12 का। ये क्या है A13 में किसका इंटू हुआ है, C13 का। अगर किसी भी रो के एलिमेंट में उसके खुद के कोफैक्टर का इंटू कर दें, अगर किसी रो के एलिमेंट्स में खुद के कोफैक्टर का इंटू करके जोड़ें तो डिटरमिनेंट वैल्यू बनता है। अगर किसी रो के एलिमेंट, ये पहली वाली रो के एलिमेंट और उन्हीं के कोफैक्टर का इंटू करके जोड़ा है तो क्या बनेगा, वो डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगा। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या बनेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बनेगा। ये हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स लिखाए थे तो उसमें दूसरा पॉइंट ये लिखाया था, कोफैक्टर के नीचे मैंने 3 पॉइंट लिखाए तो उसमें दूसरा पॉइंट यही था कि किसी भी रो के एलिमेंट में खुद के कोफैक्टर का इंटू करके जोड़ें तो डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगा, अथवा किसी कॉलम के एलिमेंट में खुद के कोफैक्टर का इंटू करके जोड़ें तो डिटरमिनेंट वैल्यू बनेगा। और उसी के नीचे तीसरा पॉइंट क्या लिखाया था, वो देखो यहाँ पर लिखा है कि A11 क्या है, A11 कहाँ का एलिमेंट है, यहाँ का, और C21 किसका कोफैक्टर है, इसका। A12 ये है और कोफैक्टर इसका है, एलिमेंट यहाँ का है, कोफैक्टर इसका है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी रो के एलिमेंट में दूसरी रो के कोफैक्टर का इंटू करके जोड़ो तो 0 बनेगा। ये पॉइंट भी लिखाया जा चुका। सिमिलरली ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनेगा, ये 0 डिटरमिनेंट वैल्यू कब बनेगा, जब उसी रो के एलिमेंट्स में उसी रो के कोफैक्टर का इंटू हो। आप देखेंगे A21 तो C21, यानी एलिमेंट भी सेकंड रो के, कोफैक्टर भी सेकंड रो के। यहाँ देखो क्या है, एलिमेंट भी थर्ड रो के, कोफैक्टर भी थर्ड रो के, तो ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू। और बाकी के में क्या हो रहा है, रो किसी अदर रो के एलिमेंट है, कोफैक्टर किसी अदर के हैं, मतलब उसी के खुद के कोफैक्टर नहीं है, इसीलिए क्या बन जाएगा, 0। ये क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे लेते बताओ, सारे एलिमेंट में से कॉमन आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई भी तो सारे कांस्टेंट में होगा, तो इन सभी में से क्या कॉमन आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0, यहाँ बचेगा 0 1 0, यहाँ 0 0 1, क्या बचेगा 0 0 1, ये आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, a इंटू एडजॉइंट ए। अब देखें a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए, और ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया वेरीफाई। ऐसे ही आप इसका इंटू यहाँ करोगे वो सेम बनता है, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, वैल्यू ये आएगी। डिटरमिनेंट कैसे कॉमन ले लिया, सारे एलिमेंट में। इसमें मल्टीप्लाई भी कैसे होता है मैट्रिक्स में, इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू 0 में होगा, इसका इंटू 0 में होगा, इसका इंटू 0 में, इसका इंटू 1 में, यानी सारे एलिमेंट में इंटू करके इतना ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी, प्रॉपर्टी 1। तो प्रॉपर्टी 1 जल्दी से नोट करें। इसी की हेल्प से मैं प्रॉपर्टी 2 बताऊँगा, इस रिजल्ट से भी आ जाएगी और इस रिजल्ट से भी समझा देंगे आपको। प्रॉपर्टी 2 देखो अब, ठीक है। देखें प्रॉपर्टी 2 क्या थी, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए की पावर क्या बनता है, n-1। प्रॉपर्टी 2 ये थी। देखो अभी यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा था, क्या लिखा था, ए का इंटू अगर एडजॉइंट ए में कर रहे थे, ए का इंटू अगर हम एडजॉइंट ए में कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से लिखते हैं। ए का इंटू एडजॉइंट ए में करने पर कितना मिल रहा था हमें, इतना आया था अभी सॉल्व करने पर। अभी हमने ये सॉल्व किया था ये रिजल्ट। ये ए का 2 मैट्रिक्स का इंटू करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, और मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला जा सकता है। हमने इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दिया। क्या निकाल दिया, डिटरमिनेंट वैल्यू। इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगा ए इंटू एडजॉइंट ए, और इस मैट्रिक्स का भी क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू। डिटरमिनेंट ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ए 0 और ए 0 0, डिटरमिनेंट ए, ये बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, इन दोनों का इंटू किया, अच्छा
एक प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर दो मैट्रिक्स यानी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो या दोनों के सेपरेट का डिटर्मिनेंट निकाल के इंटू कर दो, वो हमेशा बराबर आता है। ये एक रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखाई थी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में। तो आप इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये अलग हो गया और ये अलग आ गया। और देखो डिटर्मिनेंट में से कैसे कॉमन लेते हैं, किसी भी रो में से कॉमन आएगा। हमने पहली वाली रो में से कॉमन लिया, अच्छा फिर दूसरी वाली रो में से कॉमन लिया, स्क्वायर बनेगा, फिर तीसरी में से भी कॉमन लिया तो 3 बार आ गया। पहली रो में से अलग लेना है, दूसरी मैट्रिक्स में तो सभी में से एक ही बार आएगा, लेकिन ये क्या है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में से क्या होगा, रो के हिसाब से लो या फिर कॉलम के हिसाब से कॉमन लो। तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आता है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकलेगी 1 × 1 × 1 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए का क्या आ गया स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर आया, ये ऑर्डर यहाँ पर कितना था 3/3 ऑर्डर था, कितना ऑर्डर था 3/3 ऑर्डर। और जो सवाल में मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है n/n, यानी n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो n ऑर्डर है तो n में से एक कम हो रहा है, 3 ऑर्डर है तो 3 में से एक कम हो रहा है, 2 बच रहा है। वही सिमिलरली रिजल्ट आ गया एक तरीके से। आप ऐसे समझो, अगर ये मान लो 4 रो होती तो पहली में से भी कॉमन आता, दूसरी में से भी कॉमन आता, तीसरी में से भी आता, चौथी में से भी आता, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 बनती और एक पावर तो कैंसिल होगी ना, जितना यहाँ बनेगा एक इससे कैंसिल होगा तो एक कम हो जाएगा। वही चीज़ है कि अगर मान लो n/n ऑर्डर हो गया तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ऐसे चलते चलते n रो है और पहली में से कॉमन, दूसरी में से, तीसरी में से, ऐसे n में से, तो बाहर डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या बनेगी n बनेगी और एक कम हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो n-1 ही तो बचेगा, मतलब यही बचेगा। दूसरा तरीका और देखो ऐसे है, मेथड 2, एक अल्टरनेट मेथड और बता रहा हूँ। देखो a का इंटू एडजॉइंट में करने पर प्रॉपर्टी 1 है, ये a का इंटू एडजॉइंट करने पर इतना आ रहा है हमारे पास, a का इंटू एडजॉइंट में करते तो इतना मिलता है। अब हमने इसी का डिटर्मिनेंट ले लिया, क्या ले लिया इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या बनेगा a इंटू एडजॉइंट ए बराबर में डिटर्मिनेंट, दोनों साइड के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं इसकी हेल्प से, डिटर्मिनेंट ए अलग हुआ बराबर। अब देखो ये क्या है, कांस्टेंट है भाई, डिटर्मिनेंट ए कांस्टेंट ही तो होगा, कोई वैल्यू आएगी 2 3 4 5 -2 -3 कुछ वैल्यू आएगी। यानी एक प्रॉपर्टी लिखाई गई थी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 5, अगर के ए लिखा है और के को बाहर निकालेंगे तो के की पावर n बनेगा। ये प्रॉपर्टी पहले लिखाई जा चुकी है, काफ़ी यूज होता है इसका। अगर इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो उसकी पावर में जितना ऑर्डर है वो वैल्यू आती है, n ऑर्डर था, ये जो मैं ले रहा हूँ उसमें भी ऑर्डर कितना है n ऑर्डर का मतलब क्या है n/n, ठीक है। तो ये बाहर तो निकलेगा लेकिन इसकी पावर में n आएगा और अंदर i बचेगा। i का डिटरमिनेंट वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होता है 1 का इंटू करेंगे इतना ही बचेगा और इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1। ये हो गया प्रॉपर्टी 2 का प्रूफ। जल्दी से इसको नोट कर लें। अब प्रॉपर्टी 3 की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर ले प्रॉपर्टी 3। देखो अब वीडियो रोक करके नोट कर लिया करो। देखें आगे प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या है, एडजॉइंट के अंदर भी अगर एडजॉइंट आ जाए तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 का स्क्वायर बनेगा। देखो कैसे बनेगा। प्रॉपर्टी 2 क्या थी हमारे पास, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर में डिटर्मिनेंट ए की पावर में कितना n-1। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर में डिटर्मिनेंट ए की पावर में कितना n-1। अच्छा एडजॉइंट किसका, एक मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने इसमें ए की जगह पे क्या रख दिया, एडजॉइंट ए रख दिया, क्योंकि हमारा एडजॉइंट ए भी तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने इस वाले रिजल्ट में ए की जगह पर एडजॉइंट ए रख दिया, एडजॉइंट, और ए की जगह क्या रखा, एडजॉइंट ए। तो इधर भी ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए की पावर में n-1 आ जाएगा। एडजॉइंट और ए की जगह एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट LHS बन गया। अब देखो ये कैसे बनेगा, एडजॉइंट ए की पावर में n-1 है,
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इतना, ये जो लिखा है देखो, जो मैंने सर्कल के अंदर बंद किया है, इसकी ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास इतनी होती है, कितनी है, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1, इसकी वैल्यू, और पावर में भी क्या है n-1। जब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आएगा दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ए की पावर में क्या बन जाएगा, n-1 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया। मतलब सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, अगर 2 एडजॉइंट है तो स्क्वायर आएगा, अगर 3 एडजॉइंट आ जाते इस तरह से मान लो, तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1 का क्यूब बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ध्यान रखें। 1 नंबर का सवाल मोस्टली इन पे बन जाता है, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया जाएगा, फिर 2 बार एडजॉइंट पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर, n क्या है, ऑर्डर उसमें जरूर बताएगा सवाल में, 3/3 है तो 3-1, 2/2 है तो 2-1, इस तरह से सॉल्व कर देंगे। n क्या है, ऑर्डर, यानी एक ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लें, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखें प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या है, एडजॉइंट निकालो ए ट्रांसपोज का, या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकालो, एक ही बात है। मतलब एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज पहले निकालो ए का फिर एडजॉइंट निकालो, वो हमेशा इक्वल आता है। देखो कैसे, हमें जानते हैं कि भाई ए इंटू एडजॉइंट ए, कैपिटल ए लिखा करो, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, और यही किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर। मतलब इनका ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इतना ही हमें मिलता है, इतना मिलता है। अब देखो क्या करना है, एडजॉइंट के अंदर ए ट्रांसपोज लाना है, तो अंदर ए ट्रांसपोज पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को, और फिर मैं इनको अलग से सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, ए की जगह पर ए ट्रांसपोज रख दो, चाहे इधर रख लो चाहे उधर रख लो, पहले मैं इधर रख दिया, ए की जगह ए ट्रांसपोज रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज, और यहाँ भी क्या आएगा, एडजॉइंट के अंदर ए ट्रांसपोज, और बराबर में क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इंटू में आई। अब देखो ए ट्रांसपोज इंटू में क्या है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, और बराबर में डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, रिजल्ट 1, ये इसके बराबर ही होता है। ये वाली वैल्यू हमेशा ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी में यहाँ लिखा दे रहा हूँ, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू या उसके रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, प्रॉपर्टी 1 यही तो थी, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो अथवा कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज लेना, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस पर आ जाएं, इसके दोनों तरफ मैंने होल ट्रांसपोज कर लिया, क्या कर लिया, दोनों साइड जैसे स्क्वायरिंग क्यूबिंग करते हैं, मान लो कोई 2 मैट्रिक्स बराबर है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, तो दोनों का ट्रांसपोज भी तो बराबर होगा। भाई 2 मैट्रिक्स बराबर लिखे हैं, अब इधर का रो कॉलम में जाएगा तो इधर का भी रो कॉलम में जाएगा, एक जैसे ही तो रहेगा। अच्छा, तो इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, इस पे भी ब्रैकेट पे होल ट्रांसपोज आएगा और इसके बाहर भी ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा, तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ए इंटू में ए, इस पूरे का होल ट्रांसपोज, और इधर कितना है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इस पूरे का होल ट्रांसपोज। देखो इधर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और इसका होल ट्रांसपोज है, तो क्या होगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, पहले तो बाद में जो लिखा है उस पर ट्रांसपोज आता है और फिर इस वाले पे ट्रांसपोज आता है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, और बराबर में क्या बनेगा, ये बाहर निकल के आ जाएगा, और ये क्या है, आई ट्रांसपोज, ये क्या है, ए ट्रांसपोज, ये क्या है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये क्या है, डिटर्मिनेंट, ये क्या है, आई ट्रांसपोज, ये बाहर निकल के आ जाएगा, कैसे, के ए ट्रांसपोज बराबर में के इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ये बाहर निकलेगा और आई ट्रांसपोज लग जाएगा, यानी ये के बाहर निकल के आ जाता है, प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की पड़ी हुई है बस। अब देखो ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ए, और आई ट्रांसपोज कितना होता है, आई, ये क्या है, इक्वेशन 2। अब देखो ये RHS ये RHS सेम है, इसका मतलब दोनों LHS बराबर हो जाएंगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। अब देखो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बराबर
एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। एक और चीज़ ये प्रॉपर्टी तो वैलिड है कब, जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ये और ध्यान रखें। ये हमने कैंसिल किया है, ऐसा तभी होता है। सुनो कैसे, अगर ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी लिखा है, उसको हम बी बराबर सी जब ही लिखेंगे इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है। यानी ये कैंसिल तभी होगा जब ये सिंगुलर ना हो, ये सिंगुलर ना हो, ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ना आए। ये जो लिखा है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर ये तो ए ट्रांसपोज है। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 होगा तभी तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट 0 होगा, मतलब दोनों होते तो बराबर ही है ना। तो ए ट्रांसपोज ना लिख के हमने ए लिख दिया। जो मैट्रिक्स दिया है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। इस तरह से दी प्रॉपर्टी 5 नोट कर लें। अब प्रॉपर्टी 5 की तरफ चलते हैं। देखें प्रॉपर्टी 5 क्या थी, रिवर्सल लॉ। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कंडीशन इसमें भी है कुछ, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ वो 0 ना हो और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी 0 ना हो। यानी ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर होने चाहिए। ए और बी दोनों कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर। ये भी प्रॉपर्टी 1 से प्रूव होगा। देखो किस तरह से, ए का इंटू अगर एडजॉइंट ए में करते हो आप तो कितना मिलता है आपको, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मिलता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ए का इंटू एडजॉइंट ए में करते हैं तो इतना मिलता है। आपको क्या रखना है, इसमें ए की जगह पर ए भी रखना है, क्योंकि ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है और हमारे ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है ना। डिटर्मिनेंट की बात तभी चलती है। अच्छा, तो ए और बी का इंटू करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स रखा जा सकता है। तो ये क्या बनेगा, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये जो ए बी है वो एडजॉइंट के अंदर है, ठीक है, बाहर नहीं है, ब्रैकेट लगा दिया है। और यहाँ पर क्या आएगा, ए बी इंटू में कितना आएगा, आई। अब सुनो, हमें क्या करना है, ए और बी दोनों हटाने हैं, केवल एडजॉइंट ए बी बचाना है। तो क्या तरीका है, एक बार एडजॉइंट ए का इंटू करो, यहाँ ए लिखा है तो एडजॉइंट ए का इंटू कर लो इसमें, मल्टीप्लाइंग बाई एडजॉइंट ए इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ किसका इंटू कर लिया, एडजॉइंट ए का। तो इधर भी इंटू होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। और ये तो अलग अलग आई जाएंगे, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इंटू में कितना आ जाएगा, आई। सॉरी, इधर भी किसका इंटू हो गया, एडजॉइंट ए का, इंटू में कितना है, आई। सुनो, इधर ए बी तो ये तो सब ऐसे ही लिखा है, एडजॉइंट ए का इंटू हो गया और इधर भी एडजॉइंट ए का इंटू हो गया। देखो ये दोनों को अलग अलग कर लिया प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में बताई थी, अभी यूज करी कई सवालों में, तो ये अलग अलग कर लिए। अब आई एक मैट्रिक्स है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 3 4 इस तरह से वैल्यू है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें इंटू होगा एडजॉइंट ए का पहले। हमने प्री मल्टीप्लाइंग किया, इसका विशेष ध्यान रखा करो। अगर मैंने शुरू में लिखा है तो इसमें भी पहले ही लिखना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स है उससे पहले, यहाँ पर भी मैट्रिक्स से पहले। अब सुनो, पहले इसलिए लिया क्योंकि ए के साथ आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, एडजॉइंट का इंटू ए में करो या ए का इंटू एडजॉइंट में करो, वो क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बनता है, इतना बनता है। ए का इंटू एडजॉइंट में करो या इसका इंटू इसमें करो, हमेशा इतना बनता है। प्रॉपर्टी बनी यही तो थी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी केवल इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो मैंने सर्कल के अंदर बंद किया है, इसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आएगी। और यहाँ क्या है, बी, फिर क्या है, एडजॉइंट ए बी बराबर में डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट ए। आई कहाँ गया भाई, जब एडजॉइंट ए का इंटू किसी भी मैट्रिक्स का इंटू आई में करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। आई तो हट गया, केवल एक मैट्रिक्स रह गया, एडजॉइंट ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल हो गया। कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 तो है नहीं, कोई वैल्यू है 2 3 4 कट जाएगा। अच्छा, अब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटू इस मैट्रिक्स में करूँगा तो क्या बनेगा, बी बचेगा, और क्या बचेगा, एडजॉइंट ए बी बचेगा, और बराबर में क्या है, डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों तरफ किसका इंटू करना पड़ेगा, बी को हटाना है। देखो, ए को हटाने के लिए तो एडजॉइंट ए का इंटू किया, और बी को हटाने के लिए एडजॉइंट बी का इंटू कर दो, हो गया प्रूफ। हुई मल्टीप्लाइंग बाई एडजॉइंट बी इन बोथ साइड्स।
दोनों साइड में एडजॉइंट बी का इंटू करोगे तो क्या बनेगा, ये एडजॉइंट बी इंटू बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी, यहाँ पहले लिखा है प्री मल्टीप्लाइंग तो उधर भी पहले लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स के पहले लिखते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इससे पहले लिखने का कोई सेंस नहीं है, मैट्रिक्स से पहले आएगा। ठीक है, अब सुनो इधर, इन दोनों का क्या बनेगा, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का उसी मैट्रिक्स में इंटू करोगे तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट इंटू आई बनता है, तो क्या है यहाँ पे बी, तो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट बी इंटू आई बनेगा, और इंटू में क्या है एडजॉइंट ए बी, और बराबर में क्या है बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, क्या है एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए। आप देखो डिटर्मिनेंट बी से डिटर्मिनेंट बी कटेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटू इस मैट्रिक्स में करोगे तो इतना ही आएगा, क्या आएगा एडजॉइंट ए बी आएगा, और इधर कितना है एडजॉइंट बी, यहाँ कितना है एडजॉइंट ए, ये प्रूव हो गया आ गया। ये कैंसिल तभी हो पाएंगे जब वो सिंगुलर ना हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। एक बार दोबारा से समझो, मतलब प्रॉपर्टी एक बार भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको रिजल्ट तो याद रहना चाहिए, कैसे आया वो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और अच्छी तैयारी हो जाए, उसके लिए मैंने सारे प्रूफ भी आपको करा दिए हैं। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो बोर्ड में आने का चांस नहीं है, जो वहाँ चीज़ें दी हैं वो उनके चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखो इधर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए आई, ये हम जानते हैं, प्रॉपर्टी वन थी, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ समझना, ये तो प्रॉपर्टी वन है। अब एक ही जगह पर ए बी रखो, एक ही जगह पे ए बी रखा, ए बी क्यों रखा, क्योंकि यहाँ ए बी लाना था एक साथ, तो ये हमें मिल चुका है, यहाँ ए बी ये आई, इसको तो अलग अलग कर ही सकते हैं। अच्छा, अब ए और बी को उठाने के लिए एक बार एडजॉइंट ए का इंटू करना है, सॉल्व करेंगे, फिर एक बार एडजॉइंट बी का इंटू करना है, प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो एडजॉइंट ए का इंटू किया, पहले लिखा है तो उधर भी मैट्रिक्स से पहले ही लिखना पड़ेगा, आई से पहले, और यहाँ पर भी पहले, बाकी का सारा एज इट इज। एडजॉइंट ए का इंटू ए में करोगे तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई बनता है, बाकी का सब एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। और एडजॉइंट का इंटू आई में करोगे, एडजॉइंट ए है तो एक मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स का इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलता है। अब देखें, डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कटेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंटू करोगे तो वही आएगा, और डिटर्मिनेंट बी बचेगा और एडजॉइंट ए बचेगा। अब इस बी को उठाने के लिए हमने एडजॉइंट बी का इंटू कर दिया, तो इधर भी एडजॉइंट बी आएगा, फिर वी एडजॉइंट ए बी बराबर में डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट ए तो था उससे पहले लिखा है क्योंकि इधर भी पहले लिखा था, प्री मल्टीप्लाइंग लिख भी सकते हो। अब इन दोनों का इंटू होगा तो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बी इंटू आई, प्रॉपर्टी वन से बी से बी कटेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू आई का इंटू करेंगे इतना बचेगा, और ये आ गया, रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, ये पांचों प्रॉपर्टी के प्रूफ समझ लिए। 6 ऐसी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें क्या था कि सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक निकलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक में होता क्या है, डायगोनल वाले तो एक जैसी रहती है। मान लो यहाँ कोई वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू यहाँ की सेम आएगी सिमेट्रिक में, यहाँ का यहाँ सेम आएगा, ये वाला इसके सेम आएगा, ये वाला इसके सेम आएगा। तो जब आपने इसका कोफैक्टर निकाल लिया तो वो तो इसका भी कोफैक्टर रहेगा, जो यहाँ निकलेगा वो यहाँ निकलेगा। तो ऐसे सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक निकलेगा। मान लो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने ये कोफैक्टर निकाल लिया, तो इसे क्यों निकालें, जो ये है वो इसका होगा, जितना इसका उतना इसका होगा, बस ये लॉजिक था। अगर डायगोनल होता, ये डायगोनल होता तो एडजॉइंट भी डायगोनल निकल के आएगा। जल्दी से नोट कर लें, एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी कवर हो चुकी है। अब हम इनवर्स और इनवर्स की प्रॉपर्टी समझेंगे।